लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर गुनी जिनू से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो जिनू को नया करियर देंगे। आगे वो कहती है कि हंटर्स हमारे सिटी को मैजिक बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। हंटर्स हमारे देश के बैकबोन जैसे है और जो उन्हें संभालती है और कंट्रोल करती है वो है हंटर एसोसिएशन। मैं तुम्हें हम में से एक बनाना चाहता हूँ। जिनू समझ जाते है कि गो गुनी उसे पावर दे रहे हैं। जिनू उनसे पूछता है कि आप मुझे रिक्रूट करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो। मिस्टर गो उसे कहते है कि तुम्हें 5 बड़े गिल्ड्स के बारे में तो पता ही होगा। अभी सारे गिल्ड ने उनकी पावर को बैलेंस करके रखा है। अगर तुम उनमें से किसी एक में भी ज्वाइन होगे तो पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अकेले हंटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो नियमों को तोड़ भी नहीं सकती, इसलिए तो एसोसिएशन आए थे। जिन्हों मिस्टर गो की बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं बल्कि हंटर भी बराबर के मॉन्स्टर्स है। मिस्टर गो जिनू से कहते कि तो बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है। जिनू सोचने लगता है ये कोई बैड ऑफर नहीं है। मिस्टर गो की सपोर्ट से कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत ही आसानी से सक्सेस हो सकता है। इनका प्रभाव सिर्फ एसोसिएशन तक ही नहीं, गवर्नमेंट और प्रेस तक है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है और ये काफी स्किल्ड भी है। मैं उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लेवल का ही हूँ या शायद उनसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ऐसा मौका आना आसान नहीं। मिस्टर गो भी मन में सोच रहे थे हंटर एसोसिएशन बाकी मेजर गिल्ड से बिल्कुल अलग है। बाकियों के लिए वो अपोजिट जैसे है। इस देश को एसोसिएशन की जरूरत है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, मुझे एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन जिनू उनको इनकार कर देता है और ये सुन के मिस्टर गो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि जिनू को बस पैसे चाहिए, पर जुनू उनको कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो जुनू से कहते कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ लड़ना चाहते हो। जुनू कहता है हाँ। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन भी डंजन पे रेड करते हैं, पर वो ज्यादातर डी या ई रैंक के, वो भी जब दूसरे गिल्ड दिक्कत ना दे। अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वो मिस्टर गो से कहता है कि मैं डंजन के लिए बना हूँ। ये सुन के मिस्टर गो एक बार फिर हैरान हो जाते हैं। वो मन में कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उसकी आंखें वो सीरियस है। इसकी वजह से मिस्टर गो का दिल है। इसकी वजह से मिस्टर गो का दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। वो मन में कह रहे होते कि मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैंने ऐसा कब फील किया था। आगे जुनू से कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेले, मुझे अभी जाना चाहिए। मिस्टर गो उसे कहते कि अपना समय देने के लिए थैंक यू। जाते हुए जुनू जिनसुल से कहता है मिस्टर वो आपकी परखने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। वो मैं नहीं था जिसने डबल डंजन के अंदर उस बीस्ट को हराया था। ये सुन के जिनचुल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है तो आखिर ये किया किसने। आगे मिस्टर गो जिनचुल से कह रहे होते हैं तुम्हें तो याद ही है जब हीलिंग मैजिक और हीलर्स को पहली बार खोजा गया था, मुझे लगा था कि मैं अपने इस बूढ़े शरीर को फिर से जवान बना सकता हूँ, पर ये एक निराशाजनक आशा थी। सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग स्पेल भी उम्र को रिवर्स नहीं कर सकता। मेजर गिल्ड्स नए हंटर को रिक्रूट करते रहेंगे। वो पहले से ही देश की मिलिट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई दूसरी एसोसिएशन की पावर कम होगी तो वो उनको नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं दिखाते। जिनचुल कहता है पर आप तो एसोसिएशन के लीडर है सर। मिस्टर गो कहते हैं हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे पावर में रहना चाहिए ताकि मैं एसोसिएशन को ठीक ठाक रख पाऊँ, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था। मिस्टर गो जिनू के शब्दों को याद करते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि हंटर्स को डंजन के लिए ही होना चाहिए। फिर हमें डोंगसू की पिटाई को दिखाते हैं जहाँ जिनू के पापा ने उसे एक ही वार में काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जाग जाता है और कहता है कि तो ये सपना नहीं था। वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर उससे मिलने आया था। डोंगसू उनसे कहता है कि आप मेरे जैसे लूजर से मिलने क्यों आए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ के निकल जाइए। डेप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहता है मुझे तुम्हें अकेले में कुछ पूछना था, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि संगवांग बीस्ट था। डोंगसू उनसे कहता है क्या आप ये कहना चाहते कि मैंने किसी ह्यूमन पे अटैक किया। डेप्यूटी डायरेक्टर उस दिन क्या हुआ उसका फुटेज उसको दिखाते हैं जिसमें संगवांग कुछ हंटर को बचा रहे होते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहते हैं मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा जो ह्यूमन को बचाने की कोशिश किया हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इंसान बीस्ट है। डोंगसू उनसे कहता है तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति गेट से इस तरीके से बाहर आया हो। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, वो बीस्ट ही है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो ब्यूरो में रुक जाना, उधर तुम्हें कुछ फॉर्म भरने हैं। डोंगसू उनसे पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डोंगसू से पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं फाइट के बाद वो गायब हो गया। ब्यूरो वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम उस बीस्ट को पकड़ सकते हैं जो इतना स्ट्रांग है जिसने तुमको हराया। ये सुन के डोंगसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये मेरी अपमानजनक हार थी। फिर हम देखते हैं कि डोंगसू को याद आ रहा था कि जुनू के पापा यानी संगवान उसे वार्न कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि कोरिया में कदम भी मत रखना। मैं ये अपने बेटे के खातिर नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हारी खातिर ही कह रहा हूँ। अगर मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम्हें मरने
के बाद भी शांति नसीब नहीं होने दूंगा। डोंगसू यहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मुझे धमकाने की। मुझे पहले से ही पता है वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन उसका पीछा करने से पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी। मुझे सबसे पहले गिल्ड को कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लूं, और उसके बाद में उसका पीछा करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डोंगसू अचानक से रेज में आ जाता है और कहता है कि जैसे मैं रिकवर हो जाऊंगा सबसे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। आगे हमें हंटर ऑक्शन मार्केट को दिखाते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहाँ डंजन के अंदर मिले हुए आइटम्स को दूसरे हंटर सेल कर देते हैं या फिर ऑक्शन के लिए रख देते हैं। कोरिया के 1000 से भी ज्यादा हंटर्स अपने आइटम को इधर ट्रेड या सेल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट हंटर्स के काफी ज्यादा काम आते हैं। इवन वो डंजन में उनकी जान तक बचा लेते हैं। डी या ई रैंक के हंटर ज्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि वो हायर हंटर की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन अगर वो रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन में जाते हैं तो उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको चलाने का मौका मिल जाता है। जिन्हों कंप्यूटर पर हथियार ढूंढ रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मैंने अपनी अच्छी खासी सेविंग की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा। फिर जिन्हों सोच रहा था कि उसे डंजन के ऊपर वाले लेवल पे पक्का ऐसे डिमंड मिलेंगे जो आग का यूज करते हैं, साथ ही उधर हर जगह पे आग भरी होगी। तो उससे बचने के लिए ही जिन्हों को कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए। जिन्हों कहता है क्या मुझे शॉप से कुछ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आए। अब जो आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए उसे पाने का एक ही रास्ता है, मुझे इस ऑर्ब ऑफ अवराइज को बेचना होगा। मुझे लगता है कि मैं लिखूं जो मेरे पास ऐसा कुछ है जो सेल करने के लिए ठीक है। बेस्ट आर्टिफैक्ट भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को 20 या 30 से बढ़ाते हैं, पर ये और तो मैजिक को है। मुझे यकीन है कि ये अच्छे दाम में बिकेगा। फिर जुनू मन में सोच रहा था कि मुझे इसे ब्लैक मार्केट में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इलीगल आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कैसे आया। जब लोग देखेंगे कि एक ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कहीं नहीं मिलता तो पक्का वो बातें करेंगे। मेरा एस रैंक का लाइसेंस आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर मेरे पास ए रैंक गेट के जाने का कोई रिकॉर्ड होता तो इससे मैं थोड़ा सा शक कम हो जाता, पर अभी भी मैं एक ई रैंक का ही हंटर हूँ तो कोई भी मुझे हाई रैंक की रेड में टीम में भी नहीं लेगा। तभी जुनू देखते है कि कोई लो रैंक के हंटर के लिए देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनचुल मिस्टर गो को जिनू की फाइल देता है। उसकी फोटो देख के मिस्टर गो कहते हैं क्या ये इसकी फोटो 4 साल पहले की है, ये काफी ज्यादा यंग दिख रहा है। जिनचुल ने बताता है संग जिनू को ई रैंक के हंटर्स में भी सबसे कमजोर माना जाता था। इस फाइल में उसके 4 साल के हंटिंग रिकॉर्ड्स है। मिस्टर गो उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं ये तो ऐसे मिशन पे जाता था जहाँ उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। ये तो सुसाइड करने जैसा ही है या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर है। तभी जिनचुल उनसे कहता है कि अभी तक के जिन हंटर के साथ वो रेड पे गया, उससे देखा जाए तो ये पक्का है कि वो कोई फॉल्स हंटर नहीं है। मिस्टर गो कहते हैं इसके 4 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एस रैंक की अवेकनिंग पहले ही हो गई हो। जिनचुल कहता है अगर ऐसा होता तो वो अपने साथियों को डबल डंजन में मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उसे वो बात याद आती है जहाँ जिन्होंने उसे कहा था कि उसने डंजन के अंदर के बीस्ट को नहीं मारा था। मिस्टर गो कहते हैं उसे लगातार काफी ज्यादा घाव लगने के बाद भी वो डंजन में जाता रहा। जिनचुल ने कहता है वो इसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको उसकी माँ के हॉस्पिटल की फीस भरनी होती थी। मिस्टर गो कहते कि आज के दिन में ऐसा कोई हो इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। उसके पापा के गायब होने के बाद वो खुद ही अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। तभी जिनचुल कहता है कि मिस्टर गो मुझे अभी अभी पता चला कि जिन्हों ने एक रेड टीम ज्वाइन की है। मिस्टर गो कहते अभी से? जिनचुल कहता है और हाँ वो हंटर गिल्ड का पार्ट है। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि क्या उसने बस अभी तक बड़ी बड़ी बातें ही की है। वो जरूर हंटर गिल्ड के ज्यादा पेमेंट देने के लालच में आ गया होगा। लेकिन तभी जिनचुल कहता है कि जितना मुझे पता चला है वो माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है ना कि स्ट्राइक स्क्वाड में। और ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि एस रैंक का हंटर वो भी माइनिंग टीम में, आखिर वो करना क्या चाहता है। आगे हम देखते हैं कि जो माइन स्क्वाड का लीडर होता है वो जिन्हों से पूछता है कि तुम क्या ई रैंक के हंटर हो। जिन्हों कहता है हाँ। वो लीडर आगे जिन्हों से पूछता है कि तुम्हें इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। जिन्हों बताते हैं मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जिन्हों से एक और आखिरी सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास के हो। जिन्हों कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। लीडर ये सुन के खुश हो जाता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे काफी हंटर्स है तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हमारी जाने की बारी आएगी तो तुम उनके साथ चले जाना और अपने हथियार को लेना मत भूलना। जुनू कहता है ठीक है। आगे हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के जो डंजन होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो एक स्ट्राइक स्क्वाड की सिम सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए काम अलग अलग टीम में बांटा जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, माइनिंग टीम क्रिस्टल को माइन करते हैं और हॉलिंग टीम बीस्ट की लाश को कलेक्ट करते हैं। माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम को डंजन के अंदर तब भेजा जाता है जब सारे बीस्ट मर जाते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ के। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स
यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स होते हैं क्योंकि डंजन के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन काम नहीं करती, इसलिए पुराने तरीके से ही काम करना पड़ता है और हर हथियार पे मैजिक लगा हुआ होता है। जिनू एक मैजिक से लगा हुआ पिकैक्स को ले लेता है। जिनू भी ए रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड था। आगे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर और किसी ने बल्कि चोई जोंग की स्क्वाड थी। चोई जोंग कहता है ये डंजन मैंने जितना सोचा था उससे काफी बड़ा है और यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, इसके वजह से दूसरी टीम का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और चोई जोंग अपने फायर वाला मैजिक का यूज करके उन सबको खत्म कर देता है। फिर वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने जा रहा होता है, इसलिए वो अपने साथियों को शील्ड लगाने को कहता है और उस अटैक की वजह के सारे बीस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने साथियों को सेफली बाहर ले जाता है और इधर हम चायन को भी देखते हैं। चोई जोंग उसे कहता है कि जली हुई स्मेल से बच के रहना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव है। बाहर सब स्ट्राइक स्क्वाड का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बाहर आ जाते हैं। जिनू देखते है कि वो चोई जोंग है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। फिर डंजन से दूसरी कमांड की फोर्स भी आ जाती है और साथ ही हंटर गिल्ड की वॉइस मास्टर एस रैंक की चाय इन भी आ जाती है। जिनू चाय इन को देख के मन में कह रहा होता है शायद ही इसकी जैसे कोई और वुमन इस दुनिया में होगी, वो चोई जोंग या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, शायद वो मास्टर गो की लेवल की है। तभी चाय इन भी जुनू की तरफ देखती है। उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो उसे मिस्टर गो की लेवल की लग रही होती है और अचानक से वो गायब हो जाती है। जिनू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके सेंसेस इतने शार्प हो गए। फिर माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है चलो अब हमारी बारी है। वो सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें ए रैंक के डंजन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ए रैंक का गेट काफी बड़ा होता है। किसी भी गेट की रैंक डंजन के अंदर के बीस्ट के रैंक से नहीं होती, वो गेट के माना की ऊर्जा से तय की जाती है। ए रैंक के गेट से काफी ज्यादा माना की ऊर्जा आती है, इसलिए वो काफी बड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि गेट की रैंक दो फैक्टर से तय की जाती है, एक गेट की साइज और दूसरा गेट का माना। अगर काफी सारे लो रैंक के बीस्ट भी हो तो वो भी गेट के माना की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। उनके माना का लेवल इतना नहीं होता कि वो ए रैंक के गेट के अंदर हो, इसलिए काफी सारे लो रैंक के बीस्ट सिर्फ बी रैंक के गेट में होते हैं। वो ए रैंक के गेट के अंदर नहीं पाए जाते। ए रैंक का गेट या उसके ऊपर वाले गेट में सिर्फ हाई रैंक के बीस्ट ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुनू गेट के अंदर आ चुका था। उसे डंजन के अंदर से हवा के झोंके जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ आता है कि ये कोई हवा के झोंके नहीं है, ये माना की ऊर्जा है जो बॉस से आ रही होती है। माइनिंग टीम के कुछ बंदे कह रहे होते कि लीडर ने आखिर उस ई रैंक के हंटर को क्यों लिया, उसके पास इतनी ताकत भी होगी कि वो कुछ कर पाए। जुनू उनकी बातें सुन लेता है और वो मन में कहता है अच्छा तो ई रैंक वालों की औकात हर जगह सेम ही है, छोड़ो वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तभी वहाँ पे एक काफी तगड़ा मेंबर आता है और वो अकड़ के जुनू से कह रहा होता है मेरे रास्ते से हटो, ये रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जुनू उसकी तरफ रेज वाली आंखों से देखता है। उससे उस मेंबर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो घबराते हुए जुनू से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रुको ऐसे ही, सॉरी मुझे माफ कर देना। जुनू वहाँ से निकल जाता है। वो मेंबर कह रहा होता है कि क्या सच में वो एक ए रैंक का था। फिर हम देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि हाई रैंक के गेट के हाई रैंकिंग बीस्ट की लाश भी काफी कीमती होती है। उसके बोन, लेदर और मीट ये सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। जब गेट के अंदर से सब कुछ कीमती सामान निकाल दिया जाता है उसके बाद बॉस को मार दिया जाता है और गेट बंद हो जाता है। माइन का लीडर जुनू से कह रहा था कि तुम इसे देख के थोड़ा सा हैरान हो गए क्योंकि तुम पहली बार ए रैंक के गेट में आए हो। जुनू भी कहता है हाँ, यहाँ के बीस्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़े है। जुनू उनसे पूछता है कि स्ट्राइक स्क्वाड तो बाहर गई है, भले उन्होंने सारे बीस्ट को खत्म कर दिया है लेकिन बॉस तो अभी भी जिंदा है। लीडर बताता है कि बॉस को मारने से डंजन बंद हो जाएगा, इसलिए बॉस को तब तक नहीं मारा जाता जब तक हॉलिंग और माइनिंग टीम का काम खत्म नहीं होता। जुनून से पूछता है कि अगर बॉस अपनी जगह से यहाँ पे आया तो वो क्या करेंगे। लीडर बताता है इसके चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन ऐसा होता है तो सभी डंजन के अंदर जो है वो मर जाएंगे। जुनून से कह रहा होता है कि वो डरावना बीच तो हमारे पीछे है, क्या आपको डर नहीं लगता। लीडर बताता है बिल्कुल भी नहीं, मैं हंटर गिल्ड के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। जुनू को उस बॉस के माना के वेव्स महसूस हो रहे थे। वो हैरान था कि चोई जोंग और चाहेन ऐसे मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। साथ ही वो दूसरी ए रैंक की टीम से भी इम्प्रेस हो जाता है। लो रैंक के होने के बावजूद वो काफी बड़ा काम करते हैं, इसीलिए सब लोग सेफली रेड को कंप्लीट करते हैं। वो साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग टीम इसीलिए नहीं बने हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किल, नॉलेज, काफी सालों का एक्सपीरियंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। आगे जुनू माइनिंग करने लगता है और उसे देख के लीडर के साथ उसके बाजू वाला एक मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये नौसिखिया तो नहीं लग रहा, क्या सच में ए रैंक का है। फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है। वो जुनू से
पूछते कि क्या तुम नहीं आ रहे। जुनू कहता है कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मैंने यहाँ आने से पहले ही खाना खा लिया था। फिर सारे लोग चले जाते हैं। जुनू कहता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं इस मौके को नहीं गवा सकता। मेरे पास 1 घंटा है, मैं बस जरा जाके देखता हूँ कि बॉस क्या है। जुनू बॉस के रूम में आ जाते हैं। हालांकि वो अभी भी बॉस से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन वो बॉस को देखता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेटस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनू अपने ड्रैगर को निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे अभी इस बॉस को खत्म करना चाहिए। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैंने इसे हराया तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो जुनू से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो। आगे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चाह है इन्हें। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे रिलीफ मिलता है। वो चायन से कहता है कि मैं गुम हो गया था और गलती से यहाँ पर आ गया। चायन उसे कहती है कि अच्छा तो तुम गुम हो गए थे, तुम माइनिंग टीम से हो ना, यहाँ से चले जाओ, ये बॉस का इलाका है। जिनू मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वो इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अचानक से मेरे पीछे आ जाएगी। तभी चायन नोटिस करती है कि जिनू के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है। वो कहती है कि मुझे यकीन था, मैंने उसके हाथ में एक वेपन देखा था, क्या वो मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है। आगे वो जिनू से कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, अगर बॉस जाग गया तो जो भी डंजन में है वो सबको मार देगा। जिनू कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, और जिनू जाने लगता है। जैसे वो चायन के साइड से जाता है, चायन को उसके माना की बुरी स्मेल नहीं आती और उसे तुरंत रोक देती है। जिनू से कहता है कि क्या हुआ। चायन जिनू को और भी सूंघती है और वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इसके तो कोई बुरी स्मेल है ही नहीं। जिनू से कहते है कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। चायन उसे कहती है कि क्या तुम सच में हंटर हो, और वो उसका आइडेंटिटी कार्ड देख हो, और वो उसका आइडेंटिटी कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। आगे वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वापस जाते हुए भी अपना ध्यान रखना, ये डंजन काफी बड़ा है। जिनू कहता है ठीक है। चायन मन में सोच रही थी कि शायद वो लो रैंक का है, इसलिए उससे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो अच्छा ही स्मेल कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो माइनिंग स्क्वाड है वो अपना लंच करके डंजन में वापस आ जाती है। लीडर को जिनू के इस छोटे इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। वो जिनू से कहता है कि तुम गुम हो गए थे और मिस चा से टकरा गए, तुम लकी हो, उसके साथ बात करने का मौका पूरी जिंदगी में एक बार मिलने जैसा है। मिस चा हमेशा पेट्रोल पे रहती है ताकि वो कंफर्म कर पाए कि बॉस अपने लेयर से बाहर न आया हो। वो कभी भी ब्रेक नहीं लेती, वो काफी सावधानी से अपना काम करती है। जिनू समझ जाता है तो इसलिए चायन बॉस के लेयर में आई थी। आगे जिनू मन में कह रहा होता है कि इन माइनिंग टीम के बंदों को जरा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बॉस को कभी देखा है ना कभी उनकी माना को महसूस किया है। पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि बॉस कितना डरावना हो सकता है। तभी एक माइनिंग का हंटर कहने लगता है कि मिस चा का नोज काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो हंटर से जो स्मेल निकलती है ना से सूंघ सकती है। जुनू कहता है तो इस वजह से चायन अपने नाक को कवर करके रखती है। मुझे लगता है दूसरे हंटर के आसपास होते वक्त उसे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए उसने मुझसे पूछा था कि मैं हंटर हूँ या नहीं। तभी जुनू को बरुका की याद आती है, जहाँ उसने जुनू से कहा था कि हमें अपने सर में एक आवाज आती है जो ह्यूमन को खत्म करो ऐसा कहती है, बट तुम्हारे सामने वो नहीं आ रही। जुनू सोच रहा था कि मेरे पास हंटर की स्मेल नहीं है, और जब मैं बरुका के सामने था तो उसे वो ह्यूमन को मारने वाली आवाज भी नहीं आ रही थी। क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, ये सब सिस्टम के मिले हुए बेनिफिट है। आखिर ये प्लेयर होना क्या है। आगे जिनू को उसका पेमेंट मिल जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। वो उसे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा काम 2 घंटे पहले ही हो गया, हमें लगा था कि हम हॉलिंग टीम से पहले अपना काम निपटा पाएंगे। माइनिंग का मास्टर जिनू को अपने साथ काम करने के लिए कह रहा था, उसके लिए वो जिनू को अच्छा पेमेंट देने के लिए भी तैयार था, पर जिनू से कहता है कि मैं आपके ऑफर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अभी मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ। इससे माइनिंग का लीडर थोड़ा सा नाराज हो जाता है, पर वो जिनू से कहता है कि क्या तुम कल भी हमारे लिए काम करोगे। जिनू मन में सोच रहा था 2 दिन बाद मेरा रिवैक्यूएशन है, मुझे फिर से माइनर बन के काम 2 दिन बाद मेरा रिवैक्यूएशन है, मुझे फिर से माइनर बन के काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे अच्छे से पता चल गया कि रेड के साथ डंजन के बाहर कैसे आते हैं। लेकिन तभी जुनू कहता है क्या हंटर गिल्ड कल भी दूसरे रेड पे जाने वाली है। माइंड का लीडर कहता है कि हाँ, ए रैंक के गेट के अंदर कल की रेड स्ट्राइक स्क्वाड भी ले जाने वाली है। जुनू ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि क्या स्ट्राइक स्क्वाड 2 वो डंजन को क्लियर करने के लिए 2nd टियर के स्क्वाड को ले जा रहे हैं। माइंड लीडर कहता है यही तो हंटर गिल्ड की ताकत है, कोरिया में सिर्फ ये एक ही गिल्ड है जिसके पास 2 स्ट्राइक स्क्वाड है, जो की रैंक के गेट को क्लियर करने के काबिल है, और इसीलिए 2 टीम में काम भी बांटा जा सकता है। जिनू से पूछता है कि मुझे आप लोगों से कहाँ मिलना है, लेकिन यहाँ लीडर को लग रहा होता है कि जिनू उसके साथ हमेशा काम करना चाहता है। वो जिनू से कहता है कि तुमने अच्छा सोचा, मैं अपने सुपरवाइजर से बात करके तुम्हारी पेमेंट डबल करने की कोशिश करूंगा। एक एवरेज मानर से तुम 5 गुना ज्यादा काम करते हो, तुम्हें डबल पेमेंट देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिनू अजीब सा मुंह बना के उन्हें थैंक यू कहता है। आगे हमें यू जिनहो को दिखाते हैं। यहाँ उसने अपने कजिन यू सिन्हो को बुलाया था। वो उसे कहते हैं कि पापा के साथ मेरी
अच्छी हुई। ये सुन के यूजुनो कहती है इसका मतलब अब तुम गिल्ड का मास्टर बनने वाले हो। यूजुनो उसे कहता है उसके लिए मुझे जुनू की हेल्प चाहिए। यूजुन मन में कह रहे थे आखिर ये जुनू कौन है। तभी यूजुनो रोने लगता है और वो यूजुन से कहता है देखो वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। उसने मुझसे कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। पहले हम 2 या 3 दिन तक नहीं मिलते थे, अब वो हफ्तों तक नहीं मिल रहा। यूजुन उसे कहती क्या तुम दोनों डेट वेट पे हो क्या। तभी टीवी न्यूज चल रही होती कि हॉलिंग स्टार मिसूंगी रैंकिंग इवेल्युएशन करने की तैयारी में है। उससे देख के यूजुन बहुत ही गुस्से वाले मुंह से कहता है क्या वो अवेक हो गया और वो परसों ही इवैक्यूएशन करने जा रहा है। यूजुनी उसे कहती है कि ये सब नाटक है, वो पहले से ही अवेकन है, उसको ए रैंक मिला था, वो सबसे बस पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। यूजुनी कहता है क्या सच में वो नाटक कर रहा है। यूजुनी कहती है कि हाँ। यूजुन कहती है कि उसे लोगों का अटेंशन लेने में काफी अच्छा लगता है, वो पहले से ही बिना अवेक के काफी ज्यादा घमंडी था, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती वो क्या करेगा। चलो ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझसे यही बातें करने वाले हो। मैं काफी बिजी हूँ, तुम्हारा फोन मुझे दिखाओ। मैं इस जिन वाले बंदे को कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या रिंग तो कॉल लगाने की कोशिश करती हो, ये क्या रिंग तो जा रही है। ये लो। जिनो कहता है कि क्या सच में। यहाँ जिनो और यूजुनी के बीच थोड़ी बातें होती है, जहाँ जिनो उसे कह रहा था कि तुम्हारे पापा के साथ तो तुम्हारी बात हो गई। यूजुनो उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है, क्या कल आप फ्री है, अगर हो तो हम कल रात मिलते हैं। ये सुन के यूजुनो कुछ अलग ही समझ जाती है। आगे हमें चैन को दिखाते जो कि एसोसिएशन में किसी मेंबर से कॉल पे बात कर रही होती है। वो मेंबर चैन से पूछता है कि आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया। चैन उसे बताती है कि क्या मुझे एक माइनर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उसका नाम है संगजिनू। चैन मन में सोच रही थी वो गुम हो गया था और कोई और नहीं बल्कि बॉस के लेयर में ही पहुंच गया। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद वो किसी और गिल्ड का जासूस हो सकता है। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रही। एसोसिएशन का मेंबर कहता है क्या आप ई रैंक के हंटर जो हंटर एसोसिएशन से उसके बारे में बात कर रही हो। चैन कहते कि तुम उसके बारे में जानते हो। वो कहता है अच्छे से, क्योंकि मिस्टर चोई ने भी मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट सेम पूछा था। ये सुन के चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उसे कहती कि क्या मिस्टर चोई ने उसके बारे में पूछा था। वो कहता है हाँ, उन्होंने उसके फाइल में देखने को कहा पूछा था। वो कहता है हाँ, उन्होंने उसके फाइल में देखने को कहा था। चैन उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि नहीं, मैं अपना पूरा जोर तो लगा रहा हूँ, पर एसोसिएशन ने उसके फाइल को काफी सुरक्षित कर लिया है और किसी अलग ही जगह पे रख दिया है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, कोई हंटर जो हाई रैंक का भी नहीं है उसके फाइल को इतना सिक्योर किया जा रहा है। चैन भी मन में सोच रही थी हंटर गिल्ड का मास्टर भी उसके बारे में जानना चाहता है और एसोसिएशन भी उसके फाइल को छुपा रही है, इवन वो एक ई रैंक का होके भी। फिर चैन अपने बेड पे जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर सिर्फ वो ही क्यों। आज तक मैं जितने हंटर से मिली वो पहला था जिससे अच्छी स्मेल आई थी। आगे हमें जुनू को दिखाते जहाँ वो माइनिंग टीम के साथ अपने दूसरे रेड पे जाने के लिए आ रहा था। उनको देख के उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आगे वो लोग गेट के पास आ जाते हैं, तभी वहाँ पे स्ट्राइक का लीडर इनसे कह रहा होता है कि कोई माइनिंग टीम से हमारी हेल्प करेगा। जो बंदा हमारे बैग्स उठाने वाला था वो आया ही नहीं। ये सुन के सारे माइनिंग टीम के हंटर्स नकार दे रहे होते। वो कह रहे होते कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, हॉलिंग टीम सामान उठाने में हमसे अच्छी है, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते। फिर भी वो स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता कोई स्ट्राइक स्क्वाड में आना चाहता है तो रेड खत्म होने के बाद उसे जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ये सुन के बाकी सारे हंटर्स कह रहे होते कि भाई कुछ पैसों के लिए मैं अपनी जान को क्यों खतरे में डालूं। माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है हम तो बी रैंक के गेट में भी जाने का नहीं सोच सकते और आप हमें ए रैंक के गेट के अंदर जाने को कह रहे हो। वो जगह लो रैंक के हंटर्स के लिए नहीं है। मुझे पता है कि पोर्टर को सिर्फ बैग ही उठानी होती है, पर इसे हमारे माइन के काम से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा रिस्की है। माइनिंग टीम में ज्यादातर डी रैंक इवन एक ई रैंक का हंटर है। छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें खत्म कर देगा। थोड़े से पैसे के लिए हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है तो यहाँ कोई भी नहीं है जो ये काम कर सकता है। लेकिन तभी जुनू अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के माइनर के सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। वो जुनू से कह रहे होते कि क्या तुम स्ट्राइक स्क्वाड के साथ जाना चाहते हो, वो भी एक ए रैंक के गेट में। तुम बोलो मत कि तुम एक ई रैंक के हो, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी काफी जिंदगी है, थोड़े पैसों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। जुनू उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जुनू मन में कह रहा होता है कि मैं वहाँ सिर्फ बैग्स को कैरी करने वाला हूँ, पर वहाँ जाके मुझे दूसरे स्ट्राइक स्क्वाड को देखने को मिलेगा और उससे मैं काफी कुछ जान सकता हूँ। वैसे भी एक ए रैंक का गेट है तो मुझे इनको देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का एक हंटर हंस रहा होता है और वह कहने लगता है कि उसने बिना कुछ समझे अपना हाथ ऊपर कर लिया, कल ही तो उसका पहला जॉब था। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। वो हंटर बताता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है और ये बहुत ही ज्यादा कम है, आपको किसी और को ही लेना चाहिए। पर स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है कि वो कर लेगा। फिर वो जुनू को अपने आप
से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसका नाम है सन क्यून। जिनू बैग्स को उठा लेता है। सन क्यून जिनू से कहते कि बैग्स तुम्हारे लिए हेवी तो नहीं है ना। जिनू कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। सन क्यून मन में कहता है देख के तो लग रहा है इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिनू गेट के अंदर जाने लगता है। वो मन में कहता है कि कल का गेट तो काफी बड़ा था, पर ये गेट तो उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। सन क्यून उसे बताते है कि आज का गेट काफी बड़ा है, पर इससे माना के लेवल कल के गेट से कम है। अगर गेट काफी खतरनाक होता तो गिल्ड सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड को नहीं भेजती। जिनू मन में कहता है कि हंटर गिल्ड की सेकंड कल के स्क्वाड से अलग नहीं है, बस इसमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। इस टीम में टोटल 11 ए और 6 बी रैंक के हंटर से। अगर ये दूसरे गिल्ड में होते तो इन्हें सेकंड टियर में नहीं गिना जाता। आगे आखिरकार सभी लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जिन्हों को महसूस होता है कि कल के गेट से इस गेट का माना का लेवल काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे ही जिन्हों डंजन के अंदर जाने लगता है उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है जो उसे रेड गेट के टाइम हुई थी। जिन्हों मन में कह रहा होता है कि क्या बस ये मेरी कोई इमेजिनेशन है। वैसे भी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इस स्ट्राइक स्क्वाड का कोई मेंबर भी नहीं हूँ। डंजन के अंदर एक हिलर जिनू से कह रहे होते कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह मिस्टर सनी नहीं है जो सबसे स्ट्रांग है, हम सब भी है यहाँ। जिनू मन में कह रहा था सारे 6 जो बी रैंक के हंटर है वो भी ए रैंक के हंटर जितने ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि हंटर गिल्ड के पास ऐसे और भी स्ट्राइक स्क्वाड्स होगी। तब एक हंटर जिनू से कहता है कि फाइट हम देख लेंगे, तुम्हें बस हमारे पीछे रहना है। वो हिलर हंटर जिनू से कहती है यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर मेजेस पे कोई अटैक होता है तो वो टैंक की गलती है, अगर हीलर पे कोई अटैक करता है तो वो स्ट्राइक स्क्वाड की गलती है, और अगर वो स्ट्राइक स्क्वाड की गलती है, और अगर पोर्टर पे कोई अटैक करता है तो वो गिल्ड की गलती है। ये सुन के जिनू हल्का सा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा था कि इससे पता चलता है कि पोर्टर अगर अटैक का टारगेट बन गया तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सन क्यून मन में कह रहा था कि हंटर गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली स्ट्राइक स्क्वाड है जिससे मैं लीड कर रहा हूँ। अगर इसे मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा तो मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना दिया जाएगा। हालांकि मैं गिल्ड के मास्टर और वाइस मास्टर जितना तो स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सारे हंटर बीच से लड़ना शुरू कर देते हैं। जुनूबी ने इसे लड़ते देखते हुए काफी हैरान हो रहा था, लेकिन तभी अंदर से अचानक से एक चीज काफी तेजी से आती है। सन क्यून इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर वो चीज क्या थी। आगे हमें पता चलता है कि वो तो एक डंजन का जैकल है। सभी हंटर इसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैकल्स अभी भी आ ही रहे होते हैं। मेज हंटर फायर का यूज करके उन पे हमला कर रहा होता है। सन क्यून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। टैंक पूछ रहा था कि ये जैकल्स आखिर ए रैंक के गेट में क्या कर रहे हैं। जिन्हों हिलर से पूछते हैं कि क्या वो ए रैंक के डंजन में नहीं मिलते। हिलर कहती है प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, जैकल सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं। वो ए रैंक के गेट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो फूड चेन में सबसे लो पे है। ज्यादातर वो स्ट्रॉन्ग बीस्ट का शिकार बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतने तादाद में हो ही नहीं सकते। यहाँ ऐसा कोई बीस्ट नहीं है जिसका जैकल शिकार कर पाए। बिना खाने के लो रैंक के बीस्ट के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन है। तभी जुनू उस जैकल के पास जाके उन्हें गौर से देखता है और उसे देखने को मिलता है कि उस जैकल के गले में पट्टा है। वो तुरंत समझ जाता है। वो बाकी सबसे कहता है कि ये सिर्फ जैकल्स नहीं है, किसने इनको पाला हुआ है। सन क्यून भी समझ जाती कि किसी ने जानबूझ के इन्हें ऐसा खुला छोड़ा है ताकि इनसे जो लड़ेगा उसका शिकार कर पाए। जुनू मन में सोच रहा था अगर कोई बीस्ट इतना होशियार हो जो ऐसे जाल बिछा सकता है तो ऐसे दुश्मन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मुझे फील हो रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जुनू की बात बिल्कुल सही होती है। वहाँ पर काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि हाई ऑर्क होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि यह सिर्फ एक ही हाई ऑर्क नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा उनका झुंड है। उनमें से एक सन क्यून पे अटैक कर देता है। सन क्यून जैसे तैसे अपने शील्ड से अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उनकी शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। वो ऑर्क उस पे फिर से अटैक करता है। सन क्यून फिर से अपनी शील्ड से उस अटैक से बच जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि हंटर और हाई ऑर्क के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेज हंटर पीछे से कवर दे रहा होता है। वो एक ऑर्क पे अपने फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से ऑर्क पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और हाई ऑर्क मेज पे ही अटैक करने आ रहा होता है। तभी दूसरी मेज अपने मैजिक पावर से उस हाई ऑर्क को जकड़ लेती है, लेकिन वो कहती है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकती। पहला वाला मेज हंटर 2 बीस्ट को समन कर सकता है जो कि ए रैंक जितने पावरफुल होते हैं। वो एक बीस्ट को समन कर देता है जो कि हाई ऑर्क से लड़ता है। आगे मेज बताता है कि अगर वो मैजिक बीस्ट को समन करता है तो वो अपने दूसरे मैजिक स्पेल का यूज नहीं कर सकता, और साथ ही अगर उसके मैजिक बीस्ट डैमेज लेंगे तो मेज का माना कम होता रहेगा। मेज का माना ऑलरेडी खत्म सा हो जाता है। अगर वो दूसरे बीस्ट को भी समन करता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हाई ऑर्क हंटर को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते, हालांकि हीलर उनको हील भी कर रही थी। सन क्यून चिल्ला के सबसे
सन क्योन चिल्ला के सबसे कह रहे थे कि हम उनके मुकाबले कम हैं। अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होना होगा। जल्दी से जल्दी 3-3 के ग्रुप बनाओ। सन क्योन मन में कह रहा था कि माना कि एक ए रैंक का गेट है, पर मुझे नहीं लगा था कि यह हमें 20 से भी ज्यादा हाई ऑर्क से एक साथ भिड़ना होगा। एसोसिएशन के हिसाब से आज का डंजन इतना खतरनाक नहीं होने वाला था। ये हाई ऑर्क्स नॉर्मल ऑर्क जैसे नहीं होते, ये उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है। एक अकेला हाई ऑर्क भी ए रैंक के हंटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ तो टोटल 22 है। यानी ये बैटल 17 हंटर और 22 हाई ऑर्क्स के बीच में है। हम सिर्फ नंबर से ही कम नहीं है। हमारे बी रैंक के हंटर उन हाई ऑर्क्स से नहीं लड़ सकते। हालांकि ए रैंक के हंटर हाई ऑर्क से स्ट्रॉन्ग तो है, पर कोई भी बी रैंक का हंटर मर जाता तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें सैक्रिफाइस होना ही होगा। और हम देखते हैं कि एक हाई ऑर्क एक हंटर के लेफ्ट हैंड को काट डालता है। तभी मेज हंटर उसके सामने आके अपने मैजिक से उसको जकड़ लेती है और उसे खत्म कर देती है, ऐसा उसको लगता है। क्योंकि जब हीलर उस कटे हुए हाथ वाले हंटर को हील कर रही होती है, उसके सामने वही हाई ऑर्क आ जाता है। उसे देख के वो मेज वाली हंटर शॉक हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसने उसको खत्म कर दिया था। वो हाई ऑर्क हीलर पे अटैक कर देता है। हीलर अपनी आंखें बंद कर देती है और फाइनली हम जिनो को एक्शन में देखते हैं। वह उस ऑर्क को एक झटके में ही खत्म कर डालता है। हीलर अपनी आंखें खुलती है, वो शॉक हो जाती है। उसे तो कुछ पता भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ। तो आज की वीडियो में बस